बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रेटजी और कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल, या फिर फेसबुक @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ आज है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले शुक्रवार के बाजार का हाल जान लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ 58,000 के नीचे जाकर हुआ बंद। निफ्टी में 125 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी 221 अंक फिसलकर 39,395 के लेवल पर आज हुआ जाकर बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन बाजार कमजोरी से उबरने में नाकाम क्यों रहे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार दिखे जबरदस्त दबाव में। हालांकि शुरुआत में इतने खराब नहीं थे और संकेत भी उतने बुरे नहीं। अमेरिकी बाजारों में हल्के हरे निशान के साथ ही समाप्ति होती दिखी, लेकिन शुरुआत धीमी करने के बाद बाजार थोड़े सीमित दायरे में ट्रेड करते रहे और उसके बाद धीमे धीमे बिकवाली का दबाव बनता गया। बिकवाली का दबाव दो वजह से बना। पहले तो आज दिन के दौरान खबरें आई कि वायदा कारोबार में ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाई गई है। जो बजट आया था उसमें संशोधन में ये बात निकल कर आई है और उसने थोड़ा सा बाजार का मूड खराब किया। उसके बाद वहाँ से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली शुरू हुई। ये बिकवाली दोपहर 2 बजे के बाद तेजी से बढ़ती नजर आई और इसकी वजह थी यूरोप के बाजार और अमेरिका के फ्यूचर्स, और ये तेजी से घटते और गिरते नजर आए। और उसकी वजह ये कि यूरोप में जो सबसे बड़ा बैंक है वहाँ का डॉइश बैंक, उसका स्टॉक तेजी से लुढ़का। यूबीएस जिसने बेल आउट किया था क्रेडिट स्विस को, उसका स्टॉक तेजी से लुढ़का। यानी कि बैंकिंग शेयरों को लेकर डर का माहौल अमेरिका में बढ़ता नजर आ रहा है, यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है, ये साफ है। और दूसरा ये भी कि वीकेंड सेशन था तो लोगों को ये भी डर है कि पता नहीं कोई एक आध और बैंकों की कोई बुरी खबरें आपको वीकेंड पर सुनने को मिल जाए और सोमवार को आकर आपको उनसे लड़ना पड़े। इन सब के चलते बिकवाली का दौर जो शुरुआत दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आए। करीबन 225 पॉइंट के आसपास का नुकसान आपको निफ्टी में दिखा। 16,950 के आसपास बंद हुए। बैंक निफ्टी पर नुकसान काफ़ी अच्छा खासा था, लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा का, और बैंक निफ्टी आपको 39,400 के आसपास बंद होता नजर आया। यानी कि कमजोरी का रुझान ही रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी थी, सारे सेक्टर लाल निशान में थे। बिकवाली का माहौल मतलब जबरदस्त था लगभग हर तरफ। तो कह सकते हैं कि बुरी खबरों के दौर के बीच में आज भारतीय बाजारों ने बेहद कमजोरी के साथ समाप्ति दी। और उसके पीछे तीनों कारण, एक हमारे अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन को लेकर, दूसरे ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी को लेकर, और तीसरा बिकवाली के दबाव को लेकर। आइए अब संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कितना इवेंटफुल हफ्ता ये निकला है। इतने सारे इवेंट्स और रही सही जो कसर थी वो आज फाइनेंस बिल ने भी पूरी कर दी। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो भी टाइपो एरर एसटीटी का। अब बाजार तो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके थे और सफाई तो बाद में आई। फिलहाल कैसे समझे इस पूरे हफ्ते को, और अब आगे बाजार के लिए क्या? नहीं देखो, डरना तो है मार्केट्स में, कॉशियस रहना जरूरी है। जिस तरीके से यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम में, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं, और आज अक्रॉस द सेक्टर काफी, जो अभी एसटीटी की भी बात कही अनिल जी ने भी, और बढ़ के भी आया। ये तो गनीमत समझे कि बजट वाले दिन ये अनाउंसमेंट नहीं आया और अडानी और ये दोनों अगर एक साथ होते तो उस दिन भी अच्छा खासा मार्केट टूटा। बट आज मार्केट्स ने रिएक्ट किया, हालांकि ऑप्शंस के ऊपर है, और बट ओवरऑल काफी कॉशियस रहने का समय है। और आज मिड कैप स्मॉल कैप जिनको मैं काफी ट्रैक करता हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स आज 9,000 के नीचे डिसाइसिवली बंद हो गया, सो विच इज अगेन अ बैड साइन। बट ओवरऑल, और हर बार लोअर टॉप बना रहा मार्केट, बार बार जो कैंडल्स बनती है वो छोटी बन रही है। इस बार भी 17,200 तक जाने के बाद वापस से नीचे आ गया, तो थोड़ा कॉशियस रहना। वीकेंड है, देखते हैं और क्या बैड न्यूज आती है। आजकल वीकेंड पे डर ज्यादा लगने लगा, पिछले कुछ हफ्तों से यही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉशियस रहें, अननेसेसरली बाइंग नहीं करें, लिवरेजिंग नहीं करें, एवरेजिंग नहीं करें, बॉटम फिशिंग भी अभी एग्जैक्टली समय नहीं आया। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाइंग करने का समय उपयुक्त आएगा। वो हो सकता है कि 16,700-800 के आसपास कहीं सपोर्ट ले ले तो ठीक है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर नए इश्यूज आएंगे। अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपसे जान लेते हैं संदीप जी।
पोजिशनल व्यू रखना हो बाजार में तो कौन सा स्टॉक पसंद है आपको, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी खरीदारी का स्टॉक? नहीं देखिए, एक बहुत बढ़िया स्टॉक लाया हूं मैं, और जो कि एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है, डीलिस्टिंग वाली चीज चल रही है, प्राइस भी रिवाइज हो रही है। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल पोजिशनल पिक के तौर पे, और एक अच्छा कंसोलिडेटेड स्टॉक, डाउनसाइड रिस्क कम, और ऐसे मार्केट्स में भी काफी रेजिलियंट है बिकॉज एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्शन है इसमें आने वाले दिनों में। तो 257 पे बंद हुआ, 245 का स्टॉप लॉस लगाए, 280 290 का टारगेट। और जो मैं पोजिशनल पिक के तौर पे यानी कि आर सिस्टम्स, और लॉन्ग टर्म पिक भी कह दूं साथ में। जी 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 संदीप जी, लंबी अवधि का नजरिया कहां? बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए भी एक मैं सेफ स्टॉक लाया हूं, जैसे कि मैंने आईटी स्टॉक लाया हूं, मिड कैप आईटी स्टॉक, वैसा ही अब लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे एक बहुत ही रेजिलिएंट, बहुत ही कंसिस्टेंट जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एक बहुत पुरानी कंपनी, मोदी फैमिली की कंपनी, और बहुत बढ़िया ब्रांड्स इनके स्टेबल में है, और इन्होंने कुछ अच्छे ब्रांड्स भी एक्वायर किए, इसलिए और बढ़िया लगता है। और जो इनके ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया है। पिछले अगर कुछ सालों में देखें तो 25% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, प्रॉफिट्स में, सेल्स में भी 3-13% की ग्रोथ। अभी हैंड्स चेंज हुए हैं, इनफैक्ट कोरोना के बाद ही जून जुलाई का महीना था जब मुझे याद है बहुत बड़ी न्यूज थी, बट मार्केट्स नहीं चल रहे थे, तो मुझे याद है ये स्टॉक को मैंने रेकमेंड किया था, और उसके बाद गजब का चला, और वहां से बहुत बड़ा मूव देने के बाद अब वापस से एक छोटा करेक्शन आया है, और 2150 के लेवल से जब नीचे आया हुआ स्टॉक, और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स है ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया, इन्होंने कुछ नई ब्रांड्स अभी ली है, उसकी वजह से भी सेल्स में ट्रैक्शन है, और उसकी वजह से भी और क्या अगर बढ़ना चाहिए इनका। और क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया था, दिसंबर 2021 का 84 करोड़ के पैट के सामने 106 करोड़ का पैट दिसंबर 2022 में। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, 407 करोड़, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, फिर 5 साल की प्रॉफिट की कैगर भी बहुत बढ़िया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर आल्सो वेरी गुड, 22% 23% के लगभग मैनेज करती है कंपनी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़िया। इन सबको देखता हूं तो बहुत स्ट्रेंथ दिखती है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 54% के अलावा एफआईआईज डीआईएस भी करीब अच्छा खासा शेयर होल्डिंग इन लोग की है, और वो भी करीब मान लीजिए कि 27-28% के लगभग एफआईआईज डीआईएस होल्ड करते हैं, तो जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से जो टारगेट है 2230-2250 का लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। बिल्कुल, तो ये रही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म की राय संदीप जी की तरफ से। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से संजीव बंसल साहब हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मेरा क्वेश्चन है सिंफनी के ऊपर। सिंफनी मैंने लिया हुआ है, और उसको मैं कब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ? अगर कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि ये गर्मी का क्वेश्चन है, वो है। लेवल बता दीजिए। 845 रुपये में लिया हुआ है मैंने। अच्छा, शेयर कितने हैं? 40 शेयर है। 40 शेयर, 845 की खरीद, मुनाफा तो इन्हें हो रहा है। सिंफनी, बताइए संदीप जी क्या करें? नहीं, बिल्कुल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनकी जो चिंता उसमें एकदम समझदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा है, और गर्मी की थीम की वजह से बीच में बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया मार्केट को। बट आप देखिए माहौल मार्केट्स में, हालांकि मुझे बहुत बढ़िया कंपनी लगते हैं, मैंने इसी शो में लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे स्टॉक को बहुत निचले लेवल्स पे दिया है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कूलर्स मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट बहुत ही गजब की कंपनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी इनकी जो घबराहट है उसमें कोई बुराई नहीं है, घबराना। प्रॉफिट बुक करें, या तो अगर पूरा करें, नहीं तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि ग्रोथ के पैरामीटर्स पे कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है नंबर्स। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। बट फिर भी मेरी राय में यही रहेगा कि स्टॉक को ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, और नीचे आए तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं अगर चार्ट्स पे भी देखूं कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए, एग्जिट के लिए देखना पड़े, तो 1050-60 के लेवल को तोड़ता तो एक बार एग्जिट भी कर जाए। बिल्कुल, ये रही सिंफनी पर आए संदीप जी की। अगले कॉलर से बात करें, सीतापुर से जयप्रकाश जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी, मेरे पास 1200 शेयर्स हैं तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के, एट द रेट ऑफ 219।
कब तक का नजरिया? 6 महीने से 1 साल। एलिन इलेक्ट्रॉनिक ये स्टॉक कैसा लगता है संदीप जी आपको? नुकसान तो काफी है इन्हें, ऊंची खरीद इनकी रही है, क्या करें अभी ये? देखिए, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बट एक चीज अच्छी है कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट मार्केट्स में काफी हॉट है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जैसा कि हम देखते हैं डिक्सन है या और भी कई कंपनियां, तो उन सबको बहुत वैल्यूएशन मिलती है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ये अब होल्ड करें, क्योंकि देखिए ये आईपीओ के आसपास लिए होंगे, 230 के लेवल्स के ऊपर गया था और वहां से काफी करेक्ट हो गया, और इतना शार्प करेक्शन आया है, तो सर्टेनली एक देखते हैं बेस कहां बनाता है। अभी एग्जिट लेने की मैं राय नहीं दूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो भी एक रीजन है, बट ओवरऑल इनको एक बार होल्ड करना पड़ेगा, यही मेरी राय है। एवरेजिंग नहीं करें। ओके, होल्ड करें एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में, राय संदीप जी की। मुंबई से अशोक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? अशोक जी सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम बंद करने की गुजारिश सभी व्यूअर्स से। अशोक जी का स्टॉक हम बता दें, बीईएल उनके पास है 380 शेयर, 98 की खरीद इनकी है बीईएल पर। बात होती तो पता चलता कि इनका नजरिया कब तक का है, पर नुकसान अभी है इनको बीईएल में। संदीप जी क्या राय देंगे इन्हें? देखिए, बीएल मुझे समाव अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो सरकार का जो डिफेंस के ऊपर फोकस है, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स निकाल रही है सरकार, तो इन सब कंपनियों को तो फायदा होने वाला है। भले आज एचएएल देखिए किस तरीके की डिमांड देखने को मिली डिफेंस स्टॉक के लिए, ओएफएस आया, ओएफएस में भी अच्छी डिमांड है। वैसे ये कंपनी भी बहुत जबरदस्त है, इनफैक्ट मैंने तो बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, और डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ हुआ है, इन दिनों में काफी कंसोलिडेट भी किया है, तो लॉस जरूर है इनको, बट मेरे हिसाब से देखिए 85-80 लेवल्स यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए, तो इसलिए ज्यादा घबराए नहीं, मार्केट्स के साथ करेक्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म में कहीं कोई इश्यू नहीं है, आराम से ये वापस से अपने लेवल्स जो है 115 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल, बने रहे बीईएल में, यही राय संदीप जी की आपके लिए। अगला सवाल कानपुर से अजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम, मेरे पास एसबीआई बैंक के 380 शेयर हैं 524 रुपए के भाव में। कब तक के लिए? मैम 1 से 1.5 महीने के लिए रखना चाहेंगे। अच्छा, सिर्फ 1.5 महीने का नजरिया एसबीआई पे ये रख रहे हैं। आज तो तमाम बैंकिंग स्टॉक्स फिसले हैं, क्या इस छोटी नजरिए के लिए एसबीआई में क्या करने की सलाह रहेगी संदीप जी? देखिए, छोटा नजरिया मुझे नहीं लगता कि इनका नजरिया सही है। देखिए, या तो आपको इनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे स्टॉक, क्योंकि 1-1.5 महीने का अगर है तो इनको स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे, और अभी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं लग रहा है, और जब भी अडानी से रिलेटेड कोई भी बातें आती है तो एसबीआई के शेयर पे भी प्रेशर हमने देखा, बजट वाले दिन से ही देख रहे हैं। दूसरी बात, और जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है, तो बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अब और एक थोड़ा देख ले कि 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, और तो सही रहेगा। और ओवरऑल अगर इनको रखना ही है, अगर थोड़ा नजरिया लंबा करेंगे, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम है तो कहीं कोई इश्यू नहीं है, लेवल्स वैसे कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बट इनका शॉर्ट टाइम फ्रेम, और अगर ये ट्रेडर है तो इनको स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, लंबा नजरिया एसबीआई में रखने की सलाह, 500 रुपए का स्टॉप लॉस, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगला कॉल हमारे पास आ रहा है, मोनिका जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी मेरा महानगर गैस पर सवाल है। लेवल्स बताइए। हाँ, 1000 के भाव के मैंने 100 शेयर बाय कर रखे हैं। कब तक के लिए? रुक सकती हूँ मैं, महीने 2 महीने राह देख सकती हूँ। तुम अच्छा, अब रुक सकती हैं, फिर आपने महीना 2 महीना जोड़ दिया। चलिए, 1-2 महीने का ही नजरिया महानगर गैस पर, जिसमें नुकसान फिलहाल इन्हें है। बताइए संदीप जी क्या करें?
देखिए, इनकी एक मैं गलती बोलूंगा कि ये काफी ऊपर के लेवल्स पे एंट्री ली है। 1007 का ही हाई है और 1001 में घुसे हैं। बट ये सेक्टर सर्टेनली आउट परफॉर्म किया ऑयल एंड गैस में, पर्टिकुलरली ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आईजीएल, गुजरात गैस, एमजीएल, ये सब अच्छा किए हैं और ये भी एक बहुत बड़ी स्पाइक दिया है। तो जनरली मैं इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को ये राय, और या जनरली मेरी कोई स्ट्रेटेजी रहती है तो मैं, आप देखिएगा, हमेशा मैं कंसोलिडेटेड स्टॉक लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसे जब स्टॉक चलता है तो वापस से वो रिट्रेस करता है तो फिर वापस से उस जगह पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पेशेंस लूज करते हैं। हालांकि इस स्टॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, टेक्निकल्स थोड़ा एक बार प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, बाकी वैल्यूएशन सस्ते हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो मेरी राय यही रहेगी कि इनको एक बार अब होल्ड ही करें, और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 930-40 पे सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक। और चूंकि सेक्टर अच्छा है और स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं इनको होल्ड करने की राय दे रहा हूं। बट फ्यूचर में एक चीज मैं जरूर से बताऊं कि जब ओवरहाइप कोई स्टॉक हो जाए, बहुत बड़ी शार्प हाइक देता है और रैली देता है, उस टाइम पे एंट्री लेने की कोशिश नहीं करें। स्टॉक जब कंसोलिडेट करता है तब एंट्री लेने की कोशिश करें। इनके लिए और बाकी सारे व्यूअर्स के लिए मेरी राय है। आज का वेल्थ क्रिएशन डे का एक मेरा नुस्खा है। बिल्कुल सर। तो महानगर गैस में बने रहने की सलाह आपके लिए संदीप जी की तरफ से। पटियाला से एसके शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी, सतलुज टेक्सटाइल में। ओके, कितने शेयर और क्या भाव है? 200 शेयर है, अप्रोक्सीमेटली 64 रुपीज आई थिंक। 64 का भाव। अच्छा, और कब तक के लिए लिया है सर? कब तक रखना चाहेंगे? आई कैन वेट अप टू 1 ईयर, नो प्रॉब्लम। ओके, 1 साल का नजरिया सतलुज टेक्सटाइल्स पर। खरीद तो काफी ऊंची है, नुकसान पर भी है। 1 साल के लिए कैसा लग रहा है सर आपको ये स्टॉक? देखिए, पिछले क्वार्टर में इन सारी कंपनियों में काफी मार्जिन्स का प्रेशर था, कॉटन की प्राइसेस और जो भी टेक्सटाइल्स में जो प्रॉब्लम्स आई। बट अब ऐसा लगता है कि ये सब एक बार सपोर्ट ले रहे हैं। मैं और भी कई स्टॉक्स इस सेक्टर से रेकमेंड किया हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि करेक्शन के बाद अब ये एग्जिट लेने का तो समय नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट्स, अगर सेंटिमेंट्स ठीक होते हैं, मार्केट्स ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के, तब ये हो सकता है इसको एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ये क्वार्टर जरूर खराब गया क्योंकि इनका मार्जिन्स पे बहुत प्रेशर था, रॉ मटेरियल की प्राइसेस पे प्रेशर था, इसकी वजह से एक लॉस भी देखने को मिला क्वार्टर में। बट अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो मेरे हिसाब से इनको अभी तो होल्ड करें, और कहीं और थोड़ा कंसोलिडेशन या यहाँ पे टाइम करेक्शन हो जाए तो कोशिश करें कि इसको एवरेज भी कर सकते हैं। और नजरिया जो है इनका लंबा है, तो कहीं कोई इश्यू नहीं है, टेक्सटाइल स्टॉक्स भी वापस से बाउंस बैक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, सबसे पहले तो आपको और हमें यही चाहिए कि कोई खराब खबरें ऐसी सुनने को न मिले। अगर अमेरिका में किसी और बैंक को लेकर किसी तरह की कोई खबर आती है, उस पर कोई एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें होंगी जिन पर नजर रहेगी। और साथ ही अमेरिकी बाजार आज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यूरोप की हालत तो बड़ी ख़राब थी, तो इन सब पर नजर रहेगी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 पौने 300 पॉइंट तक नीचे आ चुके थे, डे लो पर ट्रेड कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो है ही। अब इन सब के साथ डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखेंगे जब हम सोमवार सुबह लौटेंगे। भारतीय बाजारों में भी देखते हैं, अब मंथली एक्सपायरी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बाजार बंद है, तो आपकी मंथली एक्सपायरी बुधवार को ही होगी, 3 दिन ही है, तो एक्सपायरी का प्रेशर भी आप पे रहना ही है। ऐसे में 16,750, 16,850 ये आखिरी सपोर्ट की उम्मीद आप निफ्टी पर लेकर चल सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर 17,050 से 17,150 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,400 के आसपास आप बंद हुए हैं। 38,950, 39,150, ये 200 पॉइंट की रेंज आखिरी सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर लेकर चलें। और ऊपरी स्तरों पर 39,700 से 39,800 की रेंज ऐसी है जहां पर बैंक निफ्टी आपको रुकता अटकता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल माहौल थोड़ा सावधानी भरा है और पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर निर्भर भी। तो अगर वीकेंड अमेरिका में शांति से निकल जाए, बुरी खबरें सुनने को ना मिले, डाउ भले ही बढ़े ना घटे नहीं, तब भी हम बच पाएंगे। लेकिन अगर जरा भी खराब खबर अमेरिका से आई तो अगला हफ्ता और सोमवार का ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट का, चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल से। चंदन जी, स्वागत करते हैं। बताइए सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार आज टिक नहीं पाया और
अंतिम दौर में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली और कहीं ना कहीं वापस 17,000 के नीचे इंडेक्स फिसल रहा है। तो ऊपर के लेवल पे फॉलोअप नहीं आ रहा है। पिछले 2 दिनों में देखें 17,200 तक आया था बट टिक नहीं पा रहा है। तो वापस ग्लोबल चिंता है भारतीय बाजारों पे थोड़ी हावी हो रही है। तो उस हिसाब से थोड़ा सावधानी से यहाँ पे कामकाज करने की सलाह रहेगी। 2 ट्रेड सेटअप रहेंगे, एक खरीदारी और एक बिकवाली। पहला ट्रेड रहेगा ओरो फार्मा। देखिए फार्मा स्टॉक कंपैरेटिवली वापस ठीक कर रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर रेड्डी ओरो फार्मा का पॉजिटिव प्राइस पैटर्न और ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है कि 3-4% का और स्विंग बनना चाहिए। तो ओरो फार्मा का 500 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 2 रुपए के आसपास का सपोर्ट समझिए, ऊपर में डबल यानी कि 12-13 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी जहाँ पे वीक स्ट्रक्चर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 1040 की पुट लेने की सलाह रहेगी। 15 रुपए के आसपास से पुट बंद हुई है, 7 से 8 रुपए का सपोर्ट लगा सकते हो और ये पुट भी डबल होकर 28 से 30 रुपए के टारगेट दिखा सकती है। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए। और संदीप जी आपको कहाँ मौके नजर आ रहे हैं सोमवार में? बिल्कुल, मैं पिछले हफ्तों में भी मैंने सेलिंग कॉल दिया है और मुझे लगता है कि हर सैटरडे संडे जिस तरीके का जाता तो मंडे को एक सेल कॉल देने की कोशिश की है। और आज टायर्ड स्टॉक्स टायर्ड होते हुए दिख रहे थे और तो मुझे लगता है एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो कि वैल्यूएशंस के लिहाज से हमेशा से महंगा रहा है बट क्वालिटी कंपनी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली मैंने इसको रेकमेंड किया हुआ है। बट मैं ये टेक्निकली ये कॉल दे रहा हूं और एफएनओ का कॉल है तो इंट्राडे के लिए ये कॉल एफएनओ पिक के तौर पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को 1967 के लेवल्स पे शॉर्ट करें, 1930 1910 का टारगेट, 1980 का स्टॉप लॉस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में सेल कॉल, ये है इंट्राडे स्ट्रैटेजी संदीप जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे संदीप जी हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।